हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्ट्री स्टोरीज। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज गांव में बड़ी धूमधाम थी। गांव के मुखिया के घर उनके छोटे लड़के पलाश की शादी थी, तो सारा गांव शादी में सम्मिलित था। पड़ोस के गांव से विदा होकर बहू नीलम भी घर आ गई। गांव में ढोलक बजाकर उत्सव मनाया जा रहा था। मुंह दिखाई की रस्म निभाई गई और सभी बहू की तारीफ कर रहे थे। अरे, कितनी सुंदर बहू है पलाश की। नाच गाकर सब अपने घर गए और घरवाले अपने कमरों में। जिसे जहां जगह मिली थका हारा सो गया। सुबह सुबह सब अपने अपने कामों में लग गए। नई बहू रसोई में गई। पहली रसोई के लिए नहा धोकर पहुंच गई। तभी बाहर से पशुओं की देखभाल करने वाला रामू दौड़ा दौड़ा आया। कुछ घबराया हुआ था। मुखिया जी, मुखिया जी। मुखिया ने पूछा, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? रामू घबराया हुआ बोला, बाड़े में एक बकरी मरी हुई है, जैसे कोई जानवर खा गया हो। बाड़े में? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे गांव से तो जंगल भी बहुत दूर है। मुखिया जी ने चिंता व्यक्त की। पता नहीं, रामू घबराया सा बोला। चलो चलकर देखते हैं। सब गए। देखा तो बाड़े से एक बकरी मरी पड़ी थी। उसके जिस्म में आधा मांस नूचा हुआ था। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। उन्होंने अपने आसपास नजर डाली, पर कुछ भी नजर नहीं आया। शायद कोई जंगली जानवर आ गया होगा और खाकर चला गया हो। यह सोचकर सब भूल गए। लेकिन 3 दिन बाद फिर बकरी का शिकार हो गया। खून के छींटे पड़े हुए थे और बकरी का मांस जगह जगह से नोचा हुआ था। शरीर में जैसे खून ही नहीं था। अब गांव वालों को कुछ खटका हुआ। यह तो लगता है किसी जानवर का खून मुंह लग गया है। सभी को अपने जानवरों का ध्यान रखना होगा। लगता है रात में ही आता है वह खूनी जानवर, जब सभी सोए हुए होते हैं। गांव के लोग चौकन्ना रहने लगे। आज मुखिया जी के घर, कल पता नहीं किसके घर। सभी ने पशुओं के बाड़े में सुरक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी और चौकन्ना रहने लगे। रामू बाड़े का दरवाजा बंद करके दरवाजे पर लाठी लेकर बैठ गया। 3-4 दिन बाद फिर शांति से गुजर गए। फिर पड़ोसी के घर में से एक मुर्गी चट हो गई। उसकी हड्डियां मुखिया जी के घर के पीछे पड़ी मिली। 3 दिन बाद फिर मुखिया के घर एक बकरी गायब हो गई और उसकी हड्डियां मिली। अब तो सारे गांव में शोर मच गया। ये काम तो किसी जानवर का नहीं है। रोज रोज कभी कोई जानवर मर रहा है, कभी कोई। किसी ने गांव में किसी को आते जाते नहीं देखा। सभी पहरे पर थे। फिर भी क्या हुआ? जरूर कोई पिशाच गांव में आ गया है, जो रात को मौका लगते ही खून पीता है। सभी गांव में भय की लहर दौड़ गई। पलाश की नींद किसी आहट से खुल गई। उसने देखा कि नीलम उठ कर जा रही है, शायद बाथरूम में या पानी पीने के लिए। वह करवट लेकर लेट गया। थोड़ी देर में ही उसकी झपकी लग गई। सुबह नींद खुली तो नीलम अभी तक सोई पड़ी थी। उसने प्यार से उसके चेहरे से बाल हटाए। उसे जोरदार झटका लगा। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। अरे, ये क्या? वह भी मन ही मन में सोच ही रहा था कि नींद खुल गई नीलम की। उसने अपने ऊपर झुके पलाश को देखा। क्या हुआ? उसने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे मुंह पर? नीलम का हाथ अपने मुंह पर गया। शायद लिपस्टिक फैल गई होगी रात को। पहुंचते हुए उसने एक मुस्कुराहट उसकी ओर डालते हुए कहा। पलाश को अपने आप पर शर्म आ गई। वो भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें सोच लेता है। नीलम उसे सोचा छोड़कर बाहर चली गई। वह भी पीछे पीछे बाहर आया। तभी रामू फिर भागा भागा आया। मालिक, मालिक! पलाश ने टोका। अरे, क्या हुआ? ऐसे क्यों भागे आ रहे हो? बोलो ना, क्या हुआ? क्या? क्या फिर कोई बकरी? पलाश हंसी करते हुए बोला। आज तो गायें। रामू ने आगे बोल ही ना पाया। क्या? सुनते ही सभी बाड़े की ओर भागे। बाड़े में बड़ा ही भयानक दृश्य था। भूरी गाय जमीन पर पड़ी हुई थी और रक्त के छींटे उधर उधर पड़े हुए थे। गाय के पेट के बीचों बीच का मांस नोचा गया था। किसी ने किसी को आते हुए नहीं देखा। इतना सारा मांस एक साथ खाना किसी छोटे मोटे जानवर के बस की बात नहीं थी। ये सब कैसे हुआ? ये देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। किसी ने किसी को आते जाते देखा ही नहीं था। सभी की आंखों में भय भर गया और पलाश के दिल और दिमाग दोनों आपस में जूझ रहे थे। उसने रामू से पूछा, तू कहाँ था सारी रात? यहीं पर। तब मालिक बस एक बार बाथरूम गया और झोपड़ी से पानी पीकर आया। मुश्किल से 20 मिनट लगे होंगे। तूने किसी को आते जाते देखा इस टाइम पर? रामू कुछ सोचने लगा। ध्यान से सोचकर बता, कोई भी दिखा हो इधर से उधर जाते हुए? पलाश उसको साइड में ले गया। सच सच बता, कौन आता है इधर? भैया जी, और तो कोई नहीं। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर आती छोटी मालकिन को देखा था। छोटी मालकिन मतलब नीलम? हकलाकर रामू बोला। हाँ मालिक, मैं जब झोपड़ी में जा रहा था तो वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल रही थी। तुमने पूछा नहीं कहाँ जा रही है? उसने घूरते हुए पूछा। नहीं मालिक, मैं तो झोपड़ी की तरफ जा रहा था। मैं कैसे पूछता? मैं तो एक नौकर ठहरा। मैं ऐसी बात कैसे पूछ सकता था? वह घबराया हुआ बोला। फिर उसके बाद क्या हुआ? बस उसके बाद मैं आकर दरवाजे पर बैठ गया। मुश्किल से 15-20 मिनट लगे होंगे मालिक। मुझे पता ही नहीं लगा अंदर क्या हुआ। मैं तो जब सुबह अंदर गया ऐसा हो चुका था।
पलाश का शक जड़ पकड़ चुका था। कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो राज है। इस राज को उसी को खोलना है। ज़रूर यह किसी पिशाच का काम है। ज़रूर रोज़ रात को किसी की पिशाची शक्ति जागती है और वह जानवरों का खून पीता है। सारे गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन चर्चा इसी बात की थी कि यह सब मुखिया के घर में हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? लोग इस तरह की चर्चा कर रहे थे। लगता है शादी वाले दिन मुखिया जी के घर को किसी की नज़र लग गई या कोई प्रेतात्मा बैठ गई है। एक ने कहा, लेकिन पड़ोसी की मुर्गी भी तो निपट गई। दूसरा बोला, अरे तो क्या हुआ, छोटा मोटा बिल्ली बिलोटा भी कर सकता है ये काम तो। और मुखिया जी के यहाँ तो एक एक करके 3 बकरियां और अब गाय। सभी सोचने लगे कुछ तो अलग है। एक ने दबी जुबान से नई बहू को दोष भी दिया। जब से उसके पैर यहाँ पड़े हैं, दूसरे ने उसका समर्थन किया। हाँ भाई, मुखिया जी ने के लिए तो बहू अपशकुनी है नई बहू। लेकिन फिर हम सबको अपने अपने घर सुरक्षित रखने चाहिए। बातें करते हुए बाद में सब अपने अपने घर चले गए और मुखिया जी सोच में डूब गए। गाय का बनना कोई साधारण बात नहीं थी। पलाश की माँ नहीं थी तो घर की सारी जिम्मेदारी उसकी भाभी उठाया करती थी। वह भाभी के पास पहुंचा। भाभी, क्या आपने घर में कुछ ऐसा देखा है जो अजीब सा हो? भाभी सोच में डूबी। अजीब सा तो कुछ नहीं है, पर एक दिन मैंने जब नीलम को बाहर से अंदर जाते हुए देखा, मैंने उससे पूछा कि कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो, लेकिन वह चुपचाप चली गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे अनसुना कर दिया। मैंने सोचा हवेली के बाहर हवा खाने गई होगी। क्यों, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ भाभी। अब पलाश को लगा जरूर कुछ न कुछ तो उसके साथ ही गड़बड़ है। कुछ न कुछ संबंधित घटनाएं हैं जो नीलम के साथ ही संबंध रखती हैं। तभी तो जब से नीलम यहाँ आई है तब से इस प्रकार की घटनाएं घटने लगी हैं। रात को पलाश ने सोने का बहाना किया, लेकिन सारी रात निकल गई मगर कुसुम कहीं नहीं गई, ना तो कुछ गड़बड़ हुई। इस तरह 4 दिन निकल गए। पलाश को लगा वह फिजूल ही शक कर रहा था, पर साथ साथ उसे भी ये भी लगा कि जब से नीलम सो रही है कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। इसका मतलब उसके दिमाग में ये भी आया कि हो सकता है नीलम भी हो सकती, क्योंकि वो सोती रही है तो कुछ हुआ ही नहीं। उसके दिमाग खटका हुआ है। इन दिनों कोई जानवर नहीं मरा, मतलब कि उसका शक सही है। इसका कोई ना कोई उपाय तो सोचना है। और वह पहुंच गया दूसरे गांव अपने कुल पुरोहित पंडित रामचंद्र जी के यहाँ। नमस्कार पंडित जी, उसने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। हाँ पलाश बेटा, कैसे हो? अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक ठाक तो है? फिर पलाश ने शादी से अब तक होने वाली सारी घटनाएं उनको कह सुनाई। पंडित जी सोच में बैठ गए और फिर पंचांग देखकर कुछ हिसाब सा लगाने लगे। उनके मस्तक पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गई और कहने लगे, बेटे यह तो किसी भूत पिशाच का ही काम है। दिन में वह सामान्य रहते हैं, लेकिन रात में उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। अपना पेट खून पीकर भरते हैं। तुम्हारे ग्रह भी ठीक नहीं दिख रहे हैं। परिवार पर भारी संकट है। हनुमान जी के लॉकेट वाली एक माला उन्होंने पलाश को दी। पलाश ने उसे गले में धारण कर कपड़ों के नीचे छिपा लिया। रात को सभी सोए हुए थे। पलाश ने भी सोने का नाटक किया। पलाश ने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। कल रोहित जी से मिलकर बात करेगा, उसके बाद सबको बताएगा। ठीक 12 बजे नीलम उठी और बाहर जाकर देखने लगी। पलाश धीमे से उसके पीछे पीछे चल दिया। नीलम बाड़े की तरफ गई जहां पर रामू तैनात था। उसने कुछ सोचा और फिर पड़ोसी के घर की तरफ निकल गई। दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की तरफ से वह अंदर कूद गई। पलाश भी खिड़की के पास पहुंच गया और उसने जो नजारा देखा, मगर वहां नीलम नहीं, कोई पिशाचिनी थी। मुंह से 2 भयंकर बड़े दांत निकले हुए थे। सिर पर 2 सींग और खिलखिलाकर हंस रही थी। उसने पहले अपने सींग गाय के पेट में घुसेड़ दिए। सोती हुई गाय के मुंह से चिंगाड़ निकली। फिर अपने नुकीले लंबे दांतों से गाय का मांस चपाचप खाने लगी। फिर वह लंबी लाल जीभ निकालकर गाय का रक्त पीने लगी। वह तो यह सब देखकर बहुत ही डर गया। तभी एक कुत्ते ने खतरे की गंध सूंघी। वह भौंकने लगा। नीलम ही पिशाचिनी है, यह सभी जानवरों का खून पी रही है। यह जानकर उसको तो अंदर से मानो सांप सूंघ गया हो, और अब जानवर नहीं मिलेंगे तो वह मानव। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सोचकर वह बहुत ही ज्यादा डर गया। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अपनी धड़कनों को रोकते हुए वह धीरे धीरे वहां से चला गया। नीलम का यह रूप देखकर उसको पता नहीं उसके कदम कहाँ चल रहे थे, पर उसके भीतर में डर बहुत हावी हो रहा था। अट्टहास करती हुई पिशाचिनी बाहर निकली, तभी कुत्ता उस पर झपट पड़ा। पिशाचिनी ने कुत्ते को अपने पंजों में लिया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। कुत्ता भी उसके पंजों में आऊ आऊ करते हुए बेजान हो गया और उसका भी वह खून पी गई। पिशाचिनी ने उसको गली में फेंका और वापस हवेली की तरफ चली गई। लेकिन यह क्या, हवेली का दरवाजा बंद था। वह चारों तरफ घूमती रही। बाद में पीछे की बाउंड्री पर से उसने ऊंची छलांग लगाई और हवेली में कूद गई। इतना भयंकर दृश्य देखकर पलाश के तो होश ही उड़ गए।
अभी उसकी जान में जान भी नहीं आई थी। वह डरा हुआ था और बिस्तर पर ही लेटा था। उसको उम्मीद भी नहीं थी कि हवेली के बंद दरवाजे के बाद भी नीलम आ जाएगी। लेकिन आहट आने पर उसने चुपचाप आंख बंद कर सोने की कोशिश की। नीलम अपने रूप में वापस आ गई थी। उसने एक कपड़े से अपना मुंह पोंछा और चुपचाप उसकी बगल में आकर लेट गई और कुछ देर में ही सो गई। इधर गांव में एक बार फिर हाहाकार मचा हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से पलाश ने वो रात काटी। वह ये सोचकर सारी रात जागता रहा, लेकिन सोने का नाटक करता रहा। अपनी जन्म पुत्रिका लेकर वह सुबह 5 बजे उठते ही पुरोहित जी के घर की तरफ रवाना हुआ। पत्रिका देखकर पुरोहित जी चिंतित हो गए। यह तो बड़ी खतरनाक पिशाचिनी है। इसको खून पीने की लत है और हवेली पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जिस दिन भी इसको कोई इसके असली रूप में देख लेगा, उसके बाद वह जीवित नहीं बचेगा। वह उसे मार देगी। गनीमत यह है कि अभी भी रात में ही अपना रूप बदलती है और शिकार करती है। मतलब कि दिन में कोई खतरा नहीं है? पलाश ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस दिन में यह अपनी मर्जी से वेश नहीं बदलती। अगर इसको कोई हानि पहुंचाएगा या जैसे ही किसी को शक होगा, यह तो दिन में भी अपना रूप बदल सकती है। कोई उपाय बताइए, वह भयभीत स्वर में बोला। अवश्य उपाय तो है, मगर थोड़ा मुश्किल है। तंत्र मंत्र हवन के जरिए इसको काबू किया जाए या समाप्त किया जाए। मैं तैयारी करता हूँ, तुम घर जाओ। घर के सभी लोगों को यह ताबीज पहना दो, पता नहीं कब क्या हो जाए। यह ताबीज उन्हें बचाएगा। पलाश वापस आया तो चिंतित था। नीलम पूछने लगी, सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? कुछ नहीं, बस यूं ही पुरोहित जी के पास। अचानक पूछे जाने पर उसके मुंह से अचानक से ये निकल गया, पुरोहित जी? नीलम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भयंकर लगी, आवाज में ठंडक सी थी। पलाश ने तुरंत अपनी गलती सुधारी। हाँ, वह शादी का कुछ शगुन देना था तो वही देने गया था, और तुम्हारे पग फेरे का मुहूर्त भी पूछने के लिए। नीलम सामान्य हो गई। उसके बाद अपने काम में लग गई। पलाश ने अकेले में एक एक करके सभी को वह ताबीज बांधने को दे दिए और नीलम की असलियत बता दी। सुनते ही सभी के ऊपर जैसे बिजली गिर गई। सभी भयभीत हो गए। आज तक क्या वो एक पिशाचनी के साथ रह रहे हैं, लेकिन हम उसके रहते हवन तंत्र मंत्र कैसे करेंगे? वह तो घर में ही है। उसे शक हुआ तो हम सबको मार देगी, हम सबको नुकसान पहुंचा सकती है। पलाश ने सोचा, बात तो ठीक है। वैसे तो यह ताबीज रक्षा करेगा, लेकिन बहुत भयानक हुई तो हम सब एक एक करके काम कर सकते हैं। उसके मायके वालों को बुलाकर उसे भेज देते हैं, फिर तैयारी करते हैं। ये बात सभी को ठीक लगी। फिर उसके घर खबर की गई। पग फेरे के लिए पुरोहित जी ने समय निकाला है, तो कल आकर वह नीलम को विदा करके ले जाएं। पलाश जानता था कल रात में ही उसने शिकार किया है, तो वह 4-5 दिन शांत रहेगी। वही वो दिन थे जब वो उपाय पूरा कर सकते हैं। अगले दिन नीलम ने भाई को देखा तो खुश हो गई। खुशी खुशी उसने जाने की तैयारी कर ली। शाम होते होते भाई के साथ अपने घर चले गए। उसके जाते ही सभी ने चैन की सांस ली। उसकी जाते ही पुरोहित जी को बुलाया गया। पुरोहित जी ने आके सबसे पहले सारी हवेली को गंगा जल से पवित्र करवाया। चारों कोनों में अभिमंत्रित कील गड़वाई और फिर अगले दिन सुबह ही तांत्रिक अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। घर के सभी सदस्य वहां बैठ गए। सभी डरे हुए थे, मगर उम्मीद भी थी कि यह सब करके पिशाचिनी से छुटकारा मिल जाएगा। नीलम की तस्वीर पर अभिमंत्रित सिंदूर और नींबू की माला चढ़ाकर मंत्र उच्चारण शुरू किया। पूरे दिन ये लगातार चलता रहा। अगले ही दिन जैसे 24 घंटे हुए, क्रिया अंतिम चरण में पहुंची, अचानक जैसे बवंडर आना शुरू हो गया। सभी को अनहोनी की आशंका थी। हृदय भय से धड़क रहे थे। पुरोहित जी ने बताया, सभी सावधान रहें। वह यहाँ आकर पूजा में विघ्न डाल सकती है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगी। तुम सब मंत्रों का जाप करते रहना। सभी पुरोहित जी द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करने लगे और थोड़ी देर बाद ही सच में ही नीलम आ गई। लेकिन आते ही एकदम से उसका रूप बदल गया और वह पिशाचिनी के रूप में बदल गई। लंबे लंबे दांत, नुकीले सींग और लप लप करती लाल जीभ। अब उसने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया और सबसे पहले पुरोहित जी के ऊपर झपटी। पुरोहित जी ने तुरंत मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फेंका, जिससे वह पीछे जाकर गिरी। तुम सबने मेरे साथ धोखा किया है, छोड़ूंगी नहीं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सभी का खून पी जाऊंगी, वह गुर्राए भय स्वर में बोली। तभी उसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात सुनकर सभी भयभीत हो गए। सब उसकी निगाहें पलाश पर गई। वह उसकी तरफ झपटी। मेरे साथ तुमने ये धोखा किया है, तुमने मुझे घर भेज दिया। पलाश ये देखकर साइड हो गया। अब वह और भी खूंखार होगी। उसके दोनों वार खाली जो गए थे। अब वह भाभी की तरफ गई। वो बेचारी डर के मारे मंत्र पढ़ना भूल गई और उसकी गर्दन उसने पकड़ ली। भाभी स्वयं को बचा नहीं पाई और देखते देखते उसने अपने दोनों दांत भाभी की गर्दन में गड़ा दिए। खून का फवारा निकला और भाभी के मुंह से जोर की चीख निकली, बचाओ। मगर ये सब इतनी तेजी से हुआ, कोई कुछ नहीं कर पाया।
वह रुकी नहीं, उसने भाभी की छाती भी चीर दी थी। पुरोहित जी ने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फेंके, लेकिन कोई काम नहीं कर पाया। अब तो पुरोहित जी भी चिंतित हो गए। फिर वापस पलटी और दोबारा पुरोहित जी की तरफ झपटी। पुरोहित जी ने अब की बार हवन की अग्नि में से एक लकड़ी उठाई और मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फेंका। लकड़ी उसकी जीभ पर जाकर लगी, उसकी जीभ जलने लगी। वह क्रोध से चिल्लाकर, दर्द से उछलकर कूद मचाने लगी। अब वह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और घर के सभी लोग जोर जोर से मंत्रों का जाप कर रहे थे। पुरोहित जी अपनी पूरी शक्ति से जल्दी जल्दी मंत्र पढ़कर उसकी ओर अक्षत फेंक रहे थे। इस समय उसकी ताकत कमजोर हो रही थी, ऐसे में ही उसे काबू किया जा सकता था। उसने फिर दोबारा उठकर पलाश को पकड़ने की कोशिश की। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके पकड़े जाने के कारण पलाश के गले की माला टूटकर गिर गई और उसने पलाश को पकड़ लिया। उसकी छाती में अपने दांत जैसे ही गड़ाने वाली थी, भय से सबने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी पुरोहित जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर उसकी तरफ फेंका और फिर भागकर अपना दांत उठाकर उसके सिर पर दे मारा। भयंकर चीख मारती हुई पिशाचनी वहीं गिर गई। भय से पलाश बेहोश हो चुका था। मौका देख पुरोहित जी ने मंत्र फूंक करके चावल और रोली कमंडल में डाली और उसको उसके ऊपर उड़ेल दिया। धू धू कर पिशाचनी जलने लगी। उसके रुदन से सारी हवेली भर गई। जिस तरफ भी वो भागती उसी तरफ आग फैल जाती। 1 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ समाप्त हो गया और वह राख बनकर जमीन पर ढेर हो गई। लोगों ने मिलकर उस पर काबू पाया और पिशाचनी का अंत हो गया। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी यही खत्म होती है। मेरे चैनल को अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।